Hello friends, again welcome to Fun Study. My name is Jas Agrawal and we will study here BSc फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे बर्नौलीज थ्योरम पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा बर्नौलीज थ्योरम का पूरा डेरिवेशन है जिसको हम आज ड्राइव करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और ये हमारा इसका डायग्राम है और उससे भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक लिया है नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला एक ट्यूब, जैसा कि हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी लिया था। तो यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक एंड पर हमने कंसीडर कर लिया A1 और दूसरे एंड पर यहाँ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2। यहाँ एक एंड को हमने नाम दे दिया C और एक एंड को हमने नाम दे दिया D। तो एंड C का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और एंड D का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। और इस ट्यूब से एक लिक्विड फ्लो हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ इन दोनों एंड का एक हॉरिजॉन्टल लाइन AB से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड कर लिया है या फिर हाइट हमने फाइंड कर लिया है। तो एंड C से इसका जो हाइट है वो H1 है और एंड D से जो इसका हाइट है वो H2 है। सिमिलरली यहाँ पे इस एंड पर हमने प्रेशर कंसीडर कर लिया P1 है लिक्विड का, और इस एंड पर जो प्रेशर है वो P2 है। सिमिलरली इस एंड पर जो वेलोसिटी है वो V1 है और इस एंड पर जो वेलोसिटी है वो V2 है। यहाँ पर V1 लिख लेंगे, तो ये हमारा जो वेलोसिटी है वो V1 है। चलिए अब हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं और बर्नौलीज थ्योरम की जो डेफिनेशन है वो समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, व्हेन अ नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड flows from one point to the other in a streamlined condition without any frictional or resistive force। तो इस थ्योरम के अनुसार जब एक नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड यानी कि एक आइडियल फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होता है एक स्ट्रीमलाइन कंडीशन में। स्ट्रीमलाइन कंडीशन आप जानते होंगे, आपने पहले 11th में भी पढ़ा था स्ट्रीमलाइन कंडीशन। विदाउट एनी फ्रिक्शनल और रेजिस्टिव फोर्स, बिना किसी फ्रिक्शनल और रेजिस्टिव फोर्स के जब एक फ्लूइड या एक लिक्विड नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो जो टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड होती है यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, मीन्स इन तीनों एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है, रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स फ्लो। इसके फ्लो के हर एक पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, इन तीनों एनर्जीज का सम कांस्टेंट होता है। यही हमारी बर्नौलीज थ्योरम हमें एक्सप्रेस करती है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। मैथमेटिकल फॉर्म में हाफ रो एम वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस P इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। जो डायग्राम की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो कंसीडर अ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन कंडीशन इन अ ट्यूब CD ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे हमने, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल लिक्विड को कंसीडर कर लिया जो कि फ्लो हो रहा है एक स्ट्रीमलाइन कंडीशन में ट्यूब CD में, जिसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, यानी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, डिफरेंट है हर पॉइंट पर। तो एज साउंड फिगर, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, लेट A1 एंड A2 बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब एट द एंड C एंड D। अब जो दो एंड हैं उस ट्यूब के हमने कंसीडर कर लिया A1 और A2 उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जब द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट एंड C एंड D V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। तो जो हमारी वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट एंड C और D एंड पर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है वो V1 और V2 है रिस्पेक्टिवली। द प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट द एंड C एंड D भी P1 एंड P2। और जैसा कि मैंने आपको बताया जो लिक्विड का प्रेशर है C और D एंड पर वो P1 और P2 है। तो द पार्टिकल हाइट ऑफ एंड C अबव अ हॉरिजॉन्टल सरफेस AB, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस AB से वर्टिकल हाइट एंड C की जो है वो H1 है और एंड D की जो हाइट है वो H2 है। तो इफ़ M बी द मास ऑफ द लिक्विड ट्रांसफर्ड इन टाइम T फ्रॉम द एंड C टू द एंड D, यदि लिक्विड का जो मास है वो टाइम T से टाइम T में, मीन्स T इंटरवल ऑफ टाइम में एंड C से एंड D तक जो लिक्विड ट्रांसफ़र होता है एक टाइम T में, वो है M,
मीन्स जितना लिक्विड का जितना मास टी इंटरवल ऑफ टाइम में एंड सी से एंड डी तक ट्रेवल करता है वो है स्मॉल m, और रो भी द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये भी हमने डेंसिटी लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो कंसीडर कर ली है। तो देन इक्वेशन ऑफ बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के द्वारा है, जैसा कि हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ा था, उसके द्वारा हम यहाँ पे बेर्नौलीज़ थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग द एंड सी इन टाइम टी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट फ्रॉम एंड डी इन टाइम टी। मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टाइम इंटरवल टी में एंड सी से एंटर करता है वही वॉल्यूम एंड डी से टाइम टी इंटरवल ऑफ टाइम टी में बाहर जाना चाहिए। कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमने क्या समझा था कि जो वॉल्यूम था उसमें मतलब हमने मास पढ़ा था, लेकिन कंटिन्यूटी इक्वेशन में यही बताती है कि जितना क्वांटिटी किसी लिक्विड की एक एंड से पास होती है किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, और सेम गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए उस लिक्विड की इक्वल क्वांटिटी दूसरे एंड से भी पास होती है। तो यहाँ पे वॉल्यूम लिया गया है क्वांटिटी में, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग द एंड सी इन टाइम टी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट फ्रॉम एंड डी इन टाइम टी। तो अब वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं A1V2T। तो यहाँ पे जो V2T है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है यहाँ पे, और A1 हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। मीन्स यदि आप इस ट्यूब को देखें तो ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, और वेलोसिटी फ्लूइड की V1 है, और टाइम हमारा टाइम इंटरवल हमने T कंसीडर किया है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो V2 इंटू टी हो जाएगा। माफ़ कीजिए यहाँ पे V1 लिखना था, हाँ, तो A1 V1T इक्वल टू A2 V2T। तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट हमें वॉल्यूम देगा इस सिलेंड्रिकल सरफेस का। मीन्स इस सिलेंड्रिकल ट्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो होगा एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया हमारा चूँकि A1 है और V1T हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमने रिलेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन से निकाला है। V1T जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो V1T, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। तो A1 V1T। सिमिलरली जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट इन टाइम इंटरवल T फ्रॉम एंड D वो होगा A2 V2T, यानी कि जो दूसरा एंड है हमारा D उसके लिए जो वेलोसिटी है हमने उस एंड के लिए जो हमने कंसीडर की थी वो V2 है। मीन्स उस एंड पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो V2 है, और टाइम इंटरवल सेम है तो T होगा। तो V2T हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दूसरे एंड के लिए हो जाएगा, और A2 हमारा दूसरे एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो जो दूसरे एंड का हमारा जो वॉल्यूम होगा वो होगा A2 V2T। अब चूंकि हम जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होता है, ये भी हमारा डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे मास हमने कंसिडर किया है स्मॉल m, और डेंसिटी हमने एज्यूम की है रो। तो जो वॉल्यूम हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ये दोनों वॉल्यूम इक्वल आपस में भी इक्वल होंगे और इस m अपॉन रो के भी इक्वल होंगे। तो सिंस A2 इज़ लेस देन A1, चूँकि हमें डायग्राम से दिख रहा है कि जो A2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है वो A1 से छोटा है। मीन्स A2 इज़ लेस देन A1, और इस क्वांटिटी में हम देख सकते हैं T तो कांस्टेंट है, T चेंज नहीं हो रहा है, और ये दोनों इक्वल है। तो यदि A2 A1 से छोटा है तो इन दोनों को इक्वल होने के लिए V2 को V1 से बड़ा होना होगा। मीन्स इस टर्म की एक क्वांटिटी इस टर्म की उसी क्वांटिटी से छोटी है तो किसी दूसरी क्वांटिटी को बड़ा होना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। तो A2 इज़ लेस देन A1, सो V2 इज़ ग्रेटर देन V1। दैट इज, जिसका मतलब क्या है, वाइल फ्लोइंग फ्रॉम द एंड C टू एंड D द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। मीन्स एंड C से एंड D तक फ्लो होने के दौरान जो काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड की वो इंक्रीज हो रही है यहाँ पर। और ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी V2 ग्रेटर देन V1, मीन्स एंड जो हमारा एंड D है उसकी वेलोसिटी V2 है और एंड C की वेलोसिटी V1 है। तो एंड D की वेलोसिटी एंड C की वेलोसिटी से ज़्यादा है, मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। तो वेलोसिटी हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। सो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, अब जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ m v2² माइनस हाफ m v1²।
मीन्स ये हमारी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी है और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी है फ्लूइड की। तो V2 ज़्यादा है तो इसको हम पहले लेंगे और V1 छोटा है इसको बाद में, तो mv2 हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, ये हमारा इंक्रीज ऑन काइनेटिक एनर्जी निकल आया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और आगे बढ़ते हैं। सिंस द वर्टिकल हाइट ऑफ एंड C H1 इज मोर देन दैट ऑफ एंड D H2, मीन्स जो वर्टिकल हाइट एंड C की है जो कि है H1, वो एंड D की जो हाइट है H2 उससे ज़्यादा है। मीन्स यदि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देखें तो ये जो हमारी H1 है हॉरिजॉन्टल सरफेस AB से जो हाइट है H1 वो हमारी H2 से बिग है, मीन्स ज़्यादा है। तो सो इन फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम C एंड C टू D, तो जो लिक्विड का फ्लो होगा एंड C से D तक, उसमें द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो लिक्विड डिक्रीज होगी। ये हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था mgh, तो यहाँ पे सुधार लेंगे, यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh1 माइनस h2। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो हाइट पर डिपेंड करती है, तो mgh1 माइनस h2, यानी कि हाइट जो है h1 वो h2 से ज़्यादा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है तो कितनी डिक्रीज़ हो रही है, mgh1 माइनस h2, इससे हम निकाल सकते हैं, ये हमारी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। नाउ वर्क डन बाय लिक्विड एट द एंड C इज ऑफ ट्यूब इज, मीन्स अब एंड C पर जो कुछ लिक्विड के द्वारा कुछ वर्क किया जाएगा। मीन्स अगर आप गौर से देखें तो ये जो हमारा एंड C है ये उठा हुआ है, मीन्स यहाँ से लिक्विड को फ्लो करने के लिए लिक्विड को के द्वारा यहाँ पर वर्क किया जाएगा, और जबकि इस एंड पर जो लिक्विड के ऊपर लिक्विड को वर्क नहीं करना होगा आगे जाने के लिए, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा वर्क करेगा, मीन्स लिक्विड के ऊपर वर्क किया जाएगा। समझ गए ना आप कि यहाँ पर लिक्विड के द्वारा फ्लो करने के लिए लिक्विड को खुद को वर्क करना होगा, यानी कि यहाँ पर वर्क डन बाय लिक्विड होगा, और यहाँ पर लिक्विड को वर्क नहीं करना होगा, यहाँ पे ग्रेविटी खुद वर्क करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स खुद वर्क करेगा और लिक्विड अपने आप नीचे आएगा, मीन्स वर्क लिक्विड के ऊपर होगा। सो वर्क डन बाय लिक्विड एट द एंड C ऑफ ट्यूब इज W1, हमने कंसीडर कर लिया कि लिक्विड पर जो वर्क हो रहा है एंड C पर वो है W1 इक्वल टू, हम जानते हैं वो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा P1 A1 है और डिस्प्लेसमेंट हमारा V1 T है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो V1 T है वो हम डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी और इनटू टाइम, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। एंड C पर जो वेलोसिटी है वो V1 है, टाइम इंटरवल T है, तो डिस्प्लेसमेंट V1 इंटू T। फोर्स का हम फॉर्मूला जानते हैं प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स और प्रेशर का हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पे प्रेशर हमारा P1 है एंड C पर, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A1 है, तो फोर्स इक्वल टू P1 इंटू A1। तो अभी आप इस क्वांटिटी को देखें, ये जो हमारी क्वांटिटी है A1 V1 T, तो यहाँ पे पीछे याद करें तो A1 V1 T ये हमारा वॉल्यूम था, एंड उस एंड पर लिक्विड का टाइम इंटरवल T के लिए जिस टाइम इंटरवल T के लिए जो लिक्विड जितना लिक्विड का वॉल्यूम फ्लो होता है वो है यहाँ पर ये A1 V1 T, और इसको हमने इक्वल माना था m/ρ के पीछे, तो हम लिख सकते हैं P1 इंटू m/ρ, W1 इक्वल टू P1 इंटू m/ρ, ये हमारा वर्क आ गया लिक्विड के द्वारा किया गया वर्क एंड C पर। सिमिलरली वर्क डन ऑन लिक्विड एट द एंड D ऑफ द ट्यूब, अब जो लिक्विड पर जो वर्क होगा एंड D पर ट्यूब के वो होगा W2 इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स हमारा P2 इंटू A2 होगा, क्योंकि एंड D के लिए जो प्रेशर है वो P2 हमने कंसीडर किया था, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड D पर जो है वो है A2, और डिस्प्लेसमेंट हमारी V2 इंटू T, क्योंकि वेलोसिटी होगी जो फ्लूइड की वो एंड D पर V2 थी, और टाइम इंटरवल T दोनों के लिए सेम था, तो V2 इंटू T। और यहाँ पर फिर से A2 V2 T, ये भी वॉल्यूम है हमारा जो कि एंड D से पास आउट होता है टाइम इंटरवल T में। तो A2 V2 T हमने लिखा था इक्वल, मीन्स ये दोनों चीज़ें इक्वल थी, इक्वल टू m/ρ था, तो P2 इंटू m/ρ, ये हमारा वर्क डन ऑन लिक्विड एट द एंड C ऑफ द एंड D ऑफ द ट्यूब आ गया P2 m/ρ। तो अब जो टोटल वर्क होगा यानी कि नेट वर्क डन बाय द लिक्विड इज फ्लो इन द ट्यूब, जो लिक्विड ट्यूब में फ्लो हो रहा है उसके द्वारा जो नेट वर्क होगा वो होगा W1 माइनस W2,
तो P1 माइनस P2 m अपॉन रो, दोनों को, इन दोनों क्वांटिटीज़ को माइनस कर देंगे। तो P1 माइनस P2 m अपॉन रो हमारा कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे ब्रैकेट के। नाउ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम सब पढ़ चुके हैं पहले। इसके अनुसार होता है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द लिक्विड। हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है वो हमें ये बताता है कि जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है इक्वल सम ऑफ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द लिक्विड। तो यहाँ पे इन तीनों क्वांटिटीज़ की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो कि हमने निकाली है। यहाँ पे आप चाहें तो इस जो नेटवर्क है इसमें हम इक्वेशन थर्ड डाल सकते हैं, और जो दो इक्वेशन थी हमारी, यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आप वैल्यूज पुट कर देंगे। हाफ m v2 माइनस v1 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू mg h1 माइनस h2 प्लस p1 माइनस p2 m अपॉन रो। तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करके सभी क्वांटिटीज़ को अलग अलग लिख लेंगे, और P1 वाले मीन्स जो एंड C वाले जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी जिनमें P1 V1 और H1 है उनको हम LHS में ले आएंगे, और जो P2 वाली क्वांटिटीज़ हैं यानी कि जो एंड D वाली क्वांटिटीज़ हैं, टर्म्स हैं, उनको हम RHS में ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये दोनों कुछ ये इक्वेशन जो हमारी है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, और फिर हम लिख सकते हैं P प्लस हाफ पी वी स्क्वायर, इसी इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं P प्लस हाफ पी वी रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही हमें प्रूव करना था, यही बर्नौलीज़ थ्योरम हमें शो करती है। मैथमेटिकल फॉर्म में जो हमने पहले लिखा था ये वही टर्म या वही इक्वेशन लिखी हुई है, आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं वीडियो में, और आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ पूरा डेरिवेशन। तो यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं फिजिक्स के ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लाते रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय।